हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अशफाक केमिस्ट्री संग्राम में। तो आज हम आपके बीच लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में क्लास 10th केमिस्ट्री का VVI क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल में बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज आप सभी स्टूडेंट देखेंगे आज का क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सजातीय श्रेणी क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है कि सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दे। सजातीय श्रेणी कहते किसको है, ये चीज को आज हम लोग देखेंगे। तो हम देखते हैं सजातीय श्रेणी क्या है। तो बोला गया है यहाँ पे आंसर में कि सजातीय श्रेणी वैसा यौगिक, सजातीय श्रेणी वैसा यौगिक की श्रेणी होती है, वैसा यौगिक की श्रेणी होती है जिसके सभी तत्व को सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जाता है। यानी कि वैसा श्रेणी जिसके सभी तत्व को एक सामान्य सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा किसी भी कर्मागत सदस्यों के अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। इस श्रेणी के सभी यौगिक में एक क्रियाशील समूह रहने के कारण उनके रासायनिक सूत्र में समानता पाई जाती है। उनके रासायनिक सूत्र में समानता पाई जाती है ना। उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेंगे, बहुत इजी आंसर है। जैसे उदाहरण में दिया गया है, उदाहरण में देखिएगा कि एल्केन श्रेणी के सदस्यों को क्या बोला है इसमें, एल्केन श्रेणी के सदस्यों को सामान्य सूत्र CnH2n, सामान्य सूत्र CnH2n से व्यक्त किया जाता है। जैसे में पाया कि मीथेन CH4, एथेन का सूत्र होता है C2H5 एथेन होता है, C3H8 प्रोपेन होता है। तो आपको पता है कि जब हम अगर CH4 की बात करें और C2H6 C3H8 की बात करें तो इसमें जो अंतर आएगा वो CH2 का आएगा। तो वैसा श्रेणी जिसके मतलब वैसा श्रेणी है ना, जिसके सभी तत्व को एक सामान्य सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है और किसी भी क्रमागत सदस्यों के बीच का जो अंतर होगा वो किसका होगा? CH2 का होगा। जैसा कि आप सभी CH4 और CH2 के बीच में देखेंगे तो CH2 का अंतर होगा, C2H6 और C3H8 के बीच में अंतर देखेंगे तो CH2 का होगा। इसी को हम कहते हैं सजातीय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। यानी खनिज एवं अयस्क में क्या लिखे? अंतर लिखे। तो यहां पर देखिएगा पहला अंतर में दिया है उत्तर में कि सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण, सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। क्या बोला? सॉरी, नहीं हो सकता। सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता क्योंकि खनिज भूपर पट्टी में है ना प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाले पदार्थ होता है ना, इसलिए उससे धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता। लेकिन क्या बोला है कि सभी अयस्क से धातु का निष्कर्षण हो सकता है, सभी अयस्क से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। और उसके बाद दूसरा बोला है, ये पहला हो गया। दूसरा में कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। लेकिन क्या बोला है अयस्क में कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्योंकि अगर अयस्क का हम परिभाषा देखें तो परिभाषा में क्या है कि वे खनिज, यानी कि वे खनिज जिनसे है ना आसानी से तथा कम खर्च में है ना प्राप्त होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? अयस्क कहते हैं। क्योंकि अयस्क बनता है खनिज से और खनिज का प्राप्ति होती है भूपर पट्टी से, इसलिए सभी खनिज अयस्क नहीं होगा लेकिन सभी अयस्क खनिज होंगे। बाबू ये पॉइंट्स बहुत ही VVI है, बिहार बोर्ड में कई बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है, तो आप सभी स्टूडेंट इनको जरूर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखे। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर, तो देखेंगे कि साबुन जो होता है इसमें पहला लिखा हुआ अंतर में कि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता। साबुन जो होता है, जो कठोर जल होता है उसके साथ झाग नहीं बनाता। लेकिन याद रखेंगे आप लोग, अपमार्जक जो होता है वो कठोर जल के साथ झाग बनाता है। अपमार्जक जो होता है वो कठोर जल के साथ झाग बनाता है। दूसरा देखेंगे हम लोग अंतर में, दूसरा
कि जो साबुन होता है, क्या बोला कि ये जैव अपघटित हो जाते हैं, यानी कि साबुन जैव अपघटित हो जाते हैं, लेकिन कुछ अपमार्जक होते हैं जो जैव अपघटन नहीं होता। इस प्रकार से हम साबुन और अपमार्जक में अंतर देखेंगे और हम चलेंगे क्वेश्चन 5 नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है? उदासीनीकरण। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर हो गया, 5 नंबर कहता है उदासीनीकरण क्या है। तो हम देखेंगे, बहुत ही छोटा परिभाषा है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो 5 नंबर में कहता है कि विस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल एवं क्षार के बीच होता है, विस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल एवं क्षार के बीच होगा तब उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण, है ना। क्योंकि आपको पता है कि अम्ल का पीएच मान जो होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। क्षार का पीएच मान जो होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। लेकिन जो उदासीन विलयन होता है, उदासीन विलयन, उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। तो जब विस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। तो यहां से आप भी समझ सकते हैं ऐसे, है ना, उदासीनीकरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरक का मतलब यह होता है कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर अगर वो अभिक्रिया स्लो है तो उस अभिक्रिया को आके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, या फिर वो जो अभिक्रिया तेज है वो दर को घटा देता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि उत्प्रेरक का एक ही मतलब समझिएगा आप सभी, कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर उसके दर को घटाना या बढ़ाना क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर हमको यहां से पटना जाना हो या फिर यहां से समस्तीपुर जाना हो, और हम जो लॉन्ग रूट होता है वो मालूम होता है, अगर यदि हमको कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए और हम उस रास्ते के माध्यम से समस्तीपुर अगर जल्दी पहुंच जाए तो लॉन्ग रास्ते की तुलना में जो हम जल्दी पहुंचे हैं वो रास्ता जो कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक कहलाएगा। तो इसी प्रकार से किसी भी अभिक्रिया के अंदर जो अभिक्रिया का दर होता है अगर उसको बढ़ा देता है या घटा देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो हम परिभाषा की तरफ देखेंगे। बोला कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देती है। क्या बोला है? कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया की दर को, है ना, बढ़ा देता है या घटा देता है ना, लेकिन वे स्वयं अभिक्रिया के अंत में, स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। आपको पता है कि जो उत्प्रेरक होता है वो केवल रासायनिक अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया की दर को केवल घटा सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन उस अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेता, मतलब उस अभिक्रिया में उसका कोई भागीदारी नहीं होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि पीओपी क्या है? पीओपी को शॉर्ट में कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीओपी। ये आप लोग याद रखेंगे। पहला इसका दिया आंसर में कि इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, आप सभी देखे होंगे मूर्ति को, तो मूर्ति का जो सांचा होता है उस सांचे में जब मूर्ति को सांचे से बना जाता है और उसको चिकना करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम लोग पीओपी का उपयोग करते हैं। या फिर आप देखे होंगे कि जब हम घर का जो पुट्टी मरवाते हैं ना, पुट्टी घर में, तो घर में जो पुट्टी के रूप में उपयोग होता है वो क्या होता है? पीओपी होता है। और वो बिल्कुल क्या होता है, मतलब कहते हैं ना एकदम बिल्कुल स्मूथ होता है, मुलायम पीओपी, है ना। तो क्या बोला है कि इसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। और दूसरा बोला है, तो दूसरा क्या है कि इसका उपयोग, है ना, टूटी हुई हड्डियों को बैठाने या जोड़ने में पट्टियों के रूप में होता है। तो डॉक्टर जो उपयोग करता है ना, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है, यानी कि किसी हड्डी को बैठाना हो या फिर किसी हड्डी को जोड़ना हो, है ना, तो उसमें क्या करता है? डॉक्टर पीओपी का उपयोग करता है पट्टी के रूप में। तो आप सभी स्टूडेंट इसी तरीका से हमारे चैनल में बने रहेंगे, क्योंकि हम आप सभी के बीच हर एक दिन एक नया वीडियो के साथ आएंगे और नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, जो आपकी बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई होगा। तो मिलते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ।